है, हम तो कह चुके हैं ना, कल भी कह चुके हैं, प्रेस में भी किया है कि वहां पर हम इस्तीफा दे चुके हैं, सीट वैकेंट हो गई है, आप कहीं कोई मतलब है नहीं। बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी होगी। कदर की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है। नेताजी के साथ जो जुड़ाव लगा रहा शुरू से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चूँकि यहाँ पर नहीं थे, इसलिए बड़ा हम लोगों को जन समर्थन मिलने का अनुमान है। गठबंधन का अपना एक धर्म होता है कि आपस में बातचीत करके सीटें तय करी जाएं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा नहीं हुआ। हम पूरी तरीके से गठबंधन के साथ हैं। अगर प्रत्याशी उतार दिए और सीटें हैं तो प्रत्याशी तो वापस हो सकते हैं। नामांकन चलने समय है, ये हम दो दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालें। हम लोग आघाड़ी करके लड़ने जा रहे हैं और आघाड़ी करके लड़ेंगे। होता है 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टी और 288 सीट्स का शेयरिंग का, और एक एक सीट को लेकर समय थोड़ा सा गया जरूर, और हर पार्टी को लगता है कि हमने लड़ना चाहिए। हम नाव को डूबने नहीं देंगे, आखिरी तक कोशिश। नेता प्रतिपक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक संभावना तलाश रहे हैं। हम कहीं से छत विचत मुख्यमंत्री तो हेमंत जी को ही बना है। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल की जो ताकत है उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है, और श्री हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनना है। इंडिया गठबंधन झारखंड में सरकार बनाएगी। गठबंधन में जो भी दल है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, माले हो या लेफ्ट पार्टियां हो, सभी को सम्मान मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। तो यूपी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, इंडिया गठबंधन में तनाव ही तनाव। चुनाव है, तनाव है। शुरुआत यूपी से करते हैं। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। यहां कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सहयोगी है। कांग्रेस 5 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन उसके खाते में 2 सीटें आई हैं। अब वो 2 सीटों पर भी खबर है कि लड़ना नहीं चाहती है। आप कहेंगे कि 2 सीटें मिली हैं, तो फिर वो लड़ना क्यों नहीं चाह रही? यह भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। और मसला यूपी से महाराष्ट्र की तरफ जुड़ जाता है। आप कहेंगे सपा, महाराष्ट्र और यूपी में 2 सीटें, तो ऐसा क्या है कि महाराष्ट्र की सियासत में या महाराष्ट्र की सियासत का असर यूपी के गठबंधन पर कैसे? उससे पहले यह जान लीजिए कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में भी 260 सीटों पर सहमति का दावा किया जा रहा है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसका अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, पत्ते नहीं खोले गए कि महाराष्ट्र की सीटों को लेकर कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक तक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी खुद मौजूद रहे। साथ ही बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मगर महाराष्ट्र में ही समाजवादी पार्टी भी 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। जैसे होता है ना, गिव एंड टेक, सियासत में भी ऐसा ही है। सपा ने यूपी में कांग्रेस को कहा 2 सीटें आप लीजिए, और महाराष्ट्र में मांग ली 12 सीट। अब सियासत की पिक्चर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद झारखंड की तरफ रुख करती है। झारखंड भी गठबंधन का एक नया सिरा है। झारखंड में सीटों को लेकर एक बवाल मचा हुआ है। झारखंड में बवाल यह कि आरजेडी नाराज है, क्योंकि हेमंत सोरेन और कांग्रेस राहुल गांधी ने मिलकर यह ऐलान किया कि हम 81 में से 70 सीटों पर लड़ेंगे।
और 11 बाकी जो शेष बटी है, 81 में से 11 बची हुई है, वो सहयोगी दल मिलकर लड़ेंगे। अब आरजेडी ने इसको लेकर अपनी नाराजगी जता दी, क्योंकि आरजेडी लगातार जेएमएम से कई दौर की बैठक कर चुकी है। 4 से 5 सीटों का जो ऑफर मिला उससे उसने ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि हमें 20 से 22 सीटें चाहिए, उस पर हमारी दावेदारी है। लेकिन एक खबर यह भी है कि 10 से 12 सीटें मिलने पर आरजेडी मान सकती है। अब ऐसे में गठबंधन को लेकर एक घमासान छिड़ा हुआ है, झारखंड से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत तक। अगर बात यूपी की ही करें तो यूपी में 2022 इन्हीं गठबंधन की सीटों पर कौन कितना लड़ा। एनडीए के खेमे में बीजेपी और निषाद पार्टी 8 और 2, जबकि सपा यानी कि अखिलेश यादव के गठबंधन का जिक्र करें तो सपा 8 और आरएलडी 2 सीटों पर लड़ी थी। तब उस वक्त राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी दोनों गठबंधन का हिस्सा थे। और इन्हीं 9 सीटों पर अगर नतीजों का जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी ने 4, बीजेपी ने 3, राष्ट्रीय लोकदल ने 1 और निषाद पार्टी ने 1 सीट जीती थी। अब क्यों नहीं लड़ना चाहती कांग्रेस, वो भी समझिए। कांग्रेस इसलिए नहीं लड़ना चाहती खैर सीट पर क्योंकि जो समाजवादी पार्टी ने कहा कि खैर विधानसभा सीट आप लीजिए। समाजवादी पार्टी वहां कभी नहीं जीती। आखिरी बार 1980 में कांग्रेस यहां चुनाव जीती थी। अब ऐसे में हारी हुई सीट ही अखिलेश यादव ने कहा कि इन्हें दे दीजिए कांग्रेस को। ऐसा ही हाल गाजियाबाद की विधानसभा सीट का है। 1989 में कांग्रेस यहां आखिरी चुनाव जीती थी और 2004 में समाजवादी पार्टी जीती। एक उपचुनाव को छोड़ दे तो कभी समाजवादी पार्टी यहां चुनाव नहीं की। यानी कुल मिला के हारी हुई सीटें अखिलेश यादव ने कहा कांग्रेस को आप लड़िए, और कांग्रेस कह रही है इससे अच्छा लड़े ना। जब हार अगर सुनिश्चित है तो फिर हारी हुई सीटें अखिलेश यादव कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं? तो इसी को लेकर एक नया रायता फैल चुका है। अब उसे समेटने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ गई है यह सियासत गठबंधन की। आज इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। जो मजबूत सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी की रही भी हैं पारंपरिक रूप से, उस पर अपने उम्मीदवार और पीडीए का ध्यान रखते हुए महिलाओं और अन्य लोगों को पूरा प्रतिनिधित्व दिया है और उन पर अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। हम तो कह चुके हैं ना, कल भी कह चुके हैं, प्रेस में भी किया है कि वहां पर हम इस्तीफा दे चुके हैं, सीट वैकेंट हो गई है, आप कहीं कोई मतलब है नहीं। बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की होगी। कदल की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है, नेताजी के साथ जो जुड़ाव लगाव रहा शुरू से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चूँकि यहाँ प्रतिनिधि थे, इसलिए बड़ा हम लोगों को जन समर्थन मिलने का अनुमान है। 40 सीटों में आज अभी भी है, हमारे से ज़्यादा तो महायुति में गड़बड़ है, अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 30-40 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। देखिए, गठबंधन में जो भी दल है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, माले हो या लेफ्ट पार्टियां हो, सभी को सम्मान मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन आरजेडी की जो मांग है कि सम्मानजनक समझौता हो, कहीं ना कहीं आप देखिए, गठबंधन में जो भी दल है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, माले हो या लेफ्ट पार्टियां हो, सभी को सम्मान मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। ये नाराजगी आप लोगों के माध्यम से है, दलों के अंदर में कोई नाराजगी नहीं। माना शाम तक कुछ सभा पीसी हो, आप समय सीमा मत दीजिए ना, सभी चीजें समय पर आपके सामने रख दी जाए। बातचीत हो रही है, थोड़ी बहुत चीज बाकी है। हम समझते हैं जो शाम तक कांग्रेस के भी मीर साहब लोग सारे लोग आ रहे हैं, थोड़ी देर में हमको लगता है शाम तक फैसला हो जाएगी सारी चीजें। थोड़ी इंतजार कीजिए, हमको लगता है आज रात तक नहीं, माले ने तो कम से कम 6 की। थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार का अपना मजा है। सीधा रुख कर रहे हैं
अपने मेहमानों की तरफ आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर हैं। केसी जैन साहब बीजेपी के चेहरे, भूदेव शर्मा कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, डॉक्टर नीलम मिश्रा जेएमएम का चेहरा है, डॉक्टर परमवीर जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ इस कार्यक्रम का हिस्सा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर परमवीर जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, राजनीतिक मेहमानों की तरफ बाद में रुख करेंगे। तो डॉक्टर साहब, कुर्बानी देगा कौन? तिलक जी, एक शेर है कि अब जो चेहरे से जाहिर है उसे छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। गठबंधन की जो स्थिति आज बनी हुई है तो वो पब्लिक के फेवर के लिए या दिखाने के लिए एक संयुक्त मोर्चा है जो सरकार और एनडीए सरकार, बीजेपी की सरपरस्ती की सरकार, उसके खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा पावर की तरह उभरेगी। वहां पर दरारें दिखाई दे रही है और वो दरारें आनी स्वाभाविक थी, क्योंकि देखिए जो भी ये पार्टी है ये सोच से एक नहीं है, सबका अलग अलग पैटर्न रहा था। जैसे हम जेएमएम की बात करते हैं, जेएमएम का गठन हुआ था या जेएमएम का जन्म हुआ था कि झारखंड राज्य की स्थापना के लिए। वो स्थापना होती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिकारों के लिए बात करके आती थी, लेकिन वो चीजें झारखंड की बाउंड्रीज के अंदर ही है। ये विचार बिहार के ऊपर फर्क नहीं डालता है, ये मध्य प्रदेश को फर्क नहीं डालता है। तो अब ऐसे में जेएमएम को साथ लेकर चलना कांग्रेस के लिए मुश्किल है, बाकी लोगों के लिए मुश्किल है। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, अच्छा प्रदर्शन करा, लेकिन वो यूपी तक ही बाउंडेड है। यूपी से अलग हुए उत्तराखंड में भी समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है, दिल्ली राजपुर वहां पर नहीं है। तो ये चीजें थी जो स्वाभाविक थी कि आने के वाले समय में। डॉक्टर परमवीर जी, यही क्षेत्रीय क्षत्रपी तो हैं जो अपने अपने राज्यों में राज कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए सब दिक्कत पैदा करते हैं। होता क्या है, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से बहुत बड़ी सहायता लेकर अपने बड़े नेताओं को और अपनी पुरानी सीटों को बचाया। अब कांग्रेस को देना बनता था, उनको पता था ये मांगेंगे, लेकिन अब वो उनको दूसरे राज्य में अपनी सीटें देती है तो कांग्रेस के लिए आने वाले समय में मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, मुसीबतें राजनीतिक मुसीबतें। नहीं, ये यूपी वाले जरा मसला समझाइए आप, ये चल क्या रहा है यूपी में सपा और कांग्रेस में? खबर है कि ये कांग्रेस कह रही है कि नहीं, दो भी नहीं लड़ेंगे, तो वही हाल हो गया ना कि हाथ पैर बांध के समुद्र में फेंक दिया कि भैया ये हारी हुई सीटें जितवा के लेकर आओ। यही तो कहना चाह रहे हैं अखिलेश यादव। तिलक जी, वास्तव में हुआ क्या है, कांग्रेस पार्टी का संगठन किसी भी पार्टी का रहा हो, अगर संगठन कमजोर है, जिलों के लेवल के ऊपर जिला कमेटीज जो होती है उसके ऊपर नहीं है संगठन, आपका उस स्तर पे नहीं है, तो चुनाव में बड़ा मुश्किल होगा। इसका छोटा सा एग्जाम्पल होता है, यूपी में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, हमारे घर के आसपास की सीट में चुनाव होने वाले हैं। आपको तमाम पार्टियों के फ्लैग, पोस्टर और बैनर दिखाई देते हैं, कांग्रेस के नहीं दिखाई देते हैं। कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कौन है, अगर आप राजनीतिक लोगों को नहीं पूछेंगे ना तो वो बता भी नहीं पाएंगे। और मैं बड़ी बात कहता हूँ, हो सकता है बुरी लगे, कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष कौन है वो राजनीतिक लोगों या अपने क्या नाम है हम लोग जो है कि आप मीडिया के लोग हैं, इनके अलावा आम लोगों को नहीं पता होता है। तो ये निशानी है कि संगठन जमीन पर नहीं है। राहुल गांधी जी को सब जानते हैं, सोनिया गांधी जी को सब जानते हैं, खड़गे जी को सब जानते हैं, लेकिन चुनाव में जीतने का कारण ये नहीं बनता है। आप बीजेपी का देखिए, आप बीएसपी का देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता देखिए, लोकल लेवल के ऊपर कोई विरोध प्रदर्शन करना है, क्या करना है, वहां पे सब दिखाई देंगे, लेकिन कांग्रेस नहीं दिखती है। ये बात ऊपर के नेता समझते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन रहेगा लेकिन आपसी मनमुटाव बरकरार रहेगा। कुल मिलाकर चाहे चुनाव झारखंड का हो, महाराष्ट्र का हो या उत्तर प्रदेश का हो, ये कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस की मजबूरी नहीं है, कांग्रेस के आगे प्रॉब्लम है। कांग्रेस को यूपी छोड़ नहीं सकती है और यूपी के बाहर अपना हिस्सा किसी को शेयर नहीं करेगी। राजनीति का पहला बेसिक असूल है, कोई पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस नहीं, आपकी बात जितनी मैं समझ पाया, आप ये कह रहे हैं कि जिस राज्य में मजबूत होंगे वहां ये किसी को घुसने नहीं देंगे और जहां कमजोर होंगे वहां चलती बस में भी घुस जाएंगे। आप इस टाइप का जी। मतलब जहां कमजोर है वहां हम साथ साथ हैं और जहां मजबूत है वहां हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं कौन? कश्मीर में हमने देखा, हाँ? और हमने देखा हरियाणा में कितना कहा गया था कि सीट शेयर कीजिए, आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनको नहीं दिया गया। आपने बल पर चुनाव लड़ा, उत्तराखंड के अब आने वाला अभी एक मिनट परमवीर जी, एक सेकंड। भूदेव शर्मा, जो बात परमवीर जी थ्योरी दे रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं, कह रहे हैं जिस राज्य में मजबूत होते हैं वहां सहयोगियों को पूछते तक नहीं है और जहां कमजोर होते हैं वहां चलती बस में भी चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हम साथ साथ हैं। और कह रहे हैं महाराष्ट्र में भी यही स्थिति, झारखंड में भी यही स्थिति और यूपी में भी यही स्थिति है कांग्रेस की। तिलक जी, सबसे पहले तो मेरा आपको, आपके सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि परमवीर जी क्या कहते हैं, मीडिया क्या कहती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इंडिया गठबंधन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बना हुआ एक गठबंधन है जिसमें सभी दलों को अपनी बात रखने का अधिकार है। कहाँ कितनी सीटें किसकी कौन सी पार्टी कितनी सीटें मांग कर रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल उसका क्या रिजल्ट होता है, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, ये देखने वाली बात होती है। तो सबने अपनी अपनी मांग रखी है। मैं तो कुर्बानी दे दोगे ना? तिलक जी सुनिए तो सही, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, हर जगह इंडिया गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ रहा है और जीतेंगे। महाराष्ट्र में नहीं, वो इंडिया गठबंधन का ही मसला बता रहे थे। वो कह रहे कि जहां आप कमजोर हैं वहां आप सहयोगियों को साथ लेते हो, जहां मजबूत होते हो वहां कहते हो अखिलेश वखिलेश कौन है हम नहीं जानते। तिलक जी ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी पार्टियों को साथ लेकर के चलती है। इसीलिए पंचायती राज को लेकर के आया गया था कि जो राज्यों के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हों, जहां पर सरपंच और ये जो मिलकर के जो अच्छा वो ऊपर तक उठ के आए। नहीं, गलत थ्योरी दे रहे हो। ये क्षेत्रीय पार्टियां, ये वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो आपके पार्टी की कोख से निकली हैं आपके खिलाफ। आप गलत बोल रहे हैं। तिलक जी सुनिए तो सही, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है तिलक जी, आप पूरी बात नहीं होने देते। नहीं सर, आप गठबंधन की वकालत करते हैं, मुझे पंचायती राज समझा रहे हो तो मैं वो थोड़ा सुनूंगा सर। निष्पक्ष होकर के, लेकिन कम से कम हम लोगों की, हम प्रवक्ताओं की बात तो पूरी होने दीजिए। भूदेव भाई, कौन निष्पक्ष पक्ष, ये सब चीजें मेरे साथ मत करो, जानते हो मेरी आदत। मैंने आपसे, आप मुझे पंचायती राज समझा रहे हो, पंचायती राज नहीं पढ़ने के लिए बैठा हूं आज मुझे गठबंधन का मसला समझाओ। मैं उसी चीज के ऊपर आ रहा हूं, लेकिन आप बात पूरी कहां होने देते हैं? जी बताइए। पॉइंट टू पॉइंट बोलूंगा तो वो भी नहीं समझ में आएगी। मुझे समझाना पड़ेगा ना कि क्या प्रक्रिया है। नहीं, प्रक्रिया गठबंधन पे ही बताइए प्लीज। कोई एनडीए गठबंधन तो नहीं है कि अगर गठबंधन में हो, आपने सीट मांगी, अगर बीजेपी ने मना कर दिया, अगर आपने नहीं माने तो आप पे ईडी सीबीआई का डर दिखाएंगे और आपको शांति से बैठना पड़ेगा। आपको 2 सीट देते हैं तो 2 लेनी पड़ेगी, 1 देते हैं तो 1 लेनी पड़ेगी। यहाँ तो एक लोकतांत्रिक गठबंधन है, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, मिलकर के सब डिसाइड करके उसके बाद चुनाव में जाते हैं, चाहे कोई सा भी राज्य हो। उसमें दिक्कत क्या है? अगर हरियाणा में किसी को कोई सीट नहीं मिली तो वहां अगर उस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है तो सीट देने से क्या मतलब? आप सवाल ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में मैं आप ही की बात रख रहा हूं सर, आप ही की बात रख रहा हूं। जो बात परमवीर जी कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब वही हुआ ना, जहां आप मजबूत हैं वहां अपने सहयोगियों को नहीं पूछते हैं। आपने हरियाणा में नहीं पूछा, मध्य प्रदेश में नहीं पूछा, आज झारखंड में आपको हेमंत सोरेन की जरूरत है तो आप कह रहे हो कि हेमंत सोरेन के लिए जिंदाबाद भी कर देंगे। दलों को साथ लेकर के चलता है, ये एनडीए नहीं है जहां डरा धमका करके छोटी पार्टी। परमवीर जी देख करना चाह रहे, जल्दी से फिर मैं डॉक्टर नीलम आपके पास आ रहा हूं। काम कर दिया जाता है। एनडीए के अंदर जितने वे घटक दल थे, अगर उन्होंने एनडीए को छोड़ने का काम किया तो उसको पूरी तरह खत्म करने का काम बीजेपी ने किया। यहाँ इंडिया गठबंधन नहीं होता है, यहाँ को साथ लेकर के। प्रॉब्लम क्या होती है, जनता भी कंफ्यूज हो जाती है। जब आपका महायुति, आपने महाविकास अघाड़ी बनाई और आप शिवसेना के साथ में गठबंधन में आए, तो वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए किया गया था, लेकिन आपके अपने वोट बैंक के ऊपर भी असर पड़ा उस चीज का। बहुत से लोग नाराज हो गए थे क्योंकि आप लोग धुर विरोधी थे, राजनीतिक विचार के धुर राज्य। आपने गठबंधन क्या दिक्कत हुई वहां पर? अभी इस समय एक समस्या और हो रही है, कश्मीर में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव लड़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मूल मैनिफेस्टो था कि वो 370 को रिस्टोर करेगी, संघर्ष करेगी उसके लिए, और 370 अगर रिस्टोर होती है तो यानी कि कश्मीर में मिला हुआ एससी एसटी को जो आरक्षण है वो वापस हो जाएगा। अब आप यूपी में आते हैं, आप यहाँ पर कहते हैं कि आरक्षण से आप संतुष्ट नहीं है, 50% से ऊपर जाए। तो एक जगह तो आरक्षण खत्म करने की बात, दूसरी जगह पर आरक्षण को संतुष्टि नहीं है, जातीय जनगणना कराई जाए, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ये सभी पार्टियां, जैसे अभी तिलक जी ने कहा था, ये आपके ही नेताओं से छुटक। ममता बनर्जी कौन थी? पहले कांग्रेस में ही थी। शरद पवार कौन थे? पहले कांग्रेस में ही थे, वो वहीं से अलग होकर हटे हैं वहां से। मुलायम सिंह जी का कांग्रेस के साथ बहुत लंबा संघर्ष रहा है यूपी के अंदर, सब लोग जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड है। तो ये चीजें जो राम मिलाए जोड़ी, अजीबोगरीब जो जोड़ी होती है ना, भानुमती का कुंभा जो जोड़ा जाता है, तो ये जनता को भी कंफ्यूज करता है और आपके लिए सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम भी दे देने वाला है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो ये भानुमती का कुंभा है, लेकिन जहां तक बात ये भी तो है भूदेव शर्मा, मैं डॉक्टर नीलम के पास जाऊं तो ये भी हकीकत है, जहां आप कुछ मजबूत भी होते हैं तो वहां अपने सहयोगियों को नहीं छोड़ते हैं। आप ही के झारखंड में प्रदेश प्रभारी मीर साहब कहते हैं कि ज्यादा विधायक जितवा के लाओ और अपना मुख्यमंत्री बनाओ। मतलब जिस चेहरे के आधार पर आप वोट मांग रहे हैं आप उसे ही दरकिनार कर रहे हैं।
लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में क्या प्रक्रिया होती है मुख्यमंत्री बनने की। अच्छा, तो आप समझाएंगे कांग्रेसी। मुख्यमंत्री का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है। अच्छा, जनता विधायक चुनती है, विधायक मिलकर के मुख्यमंत्री बनाते हैं। अच्छा, तो दिक्कत क्या है? एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि विधायक चुन के मुख्यमंत्री बनाते हैं? आप तो एनडीए की भाषा बोल रहे हो। एक मिनट भूदेव भाई, एक मिनट सुन लो ना, आप सुन लो एक मिनट, मेरी बात सुन लो, मेरी बात प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। आप जो मुझे प्रक्रिया बता रहे हो ना कि विधायक जीतते हैं, विधायक चुनकर मुख्यमंत्री बनाते हैं, विधायक दल का नेता चुनते हैं, सर ये प्रक्रिया कागजों में बहुत अच्छी लगती है, चाहे आपकी पार्टी हो या फिर केसी जैन साहब की पार्टी हो। यहां विधायक नहीं चुनते हैं, यह गलतफहमी है कि विधायक ने एक सर्वसम्मति से कहा कि एक सांसद, रुक जाइए ना, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, उदाहरण दे रहा हूं भूदेव भाई, उदाहरण दे रहा हूं, चेक कर लेना, उदाहरण देता हूं, प्रैक्टिकली उदाहरण दे रहा हूं, प्रैक्टिकली उदाहरण दे रहा हूं। जैसे परमवीर जी पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, कांग्रेस की सरकार बनी, तय हुआ विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री चुना जाएगा। ठीक, मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया मालूम है सबको, आलाकमान तय करेगा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ये कहते हैं कि विधायक चुनते हैं, मुख्यमंत्री कौन होता है? एक सांसद को चुन लेते हैं, कहते हैं यही आपका मुख्यमंत्री, बोले जिंदाबाद। यह प्रक्रिया होती है विधायक दल के नेता चुनने की, मुझे ये बता रहे हो भूदेव भाई। और ये वो प्रक्रिया वहां पे भी है, ऐसा नहीं है, वहां पर भी है, वहां भी ऐसा ही होता है जैसे आपके यहां होता है। तो ये मत बोलिए विधायक चुनते हैं, विधायकों की सर्वसहमति से जो है जो मुख्यमंत्री बनता है, ऐसा नहीं होता सर। आ रहा हूं परमवीर जी, बहुत अलग विषय हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर नीलम, ये झारखंड में क्या चल रहा है? आरजेडी क्यों नाराज है इतना? बड़ा गुस्से में है मनोज झा। मैडम प्लीज वो म्यूट अनम्यूट वाला मसला है, वो ठीक कर लीजिए प्लीज, आपका ऑडियो। डॉक्टर नीलम आवाज आ रही है मेरी? मैडम आप प्लीज उसको अनम्यूट कर लीजिए। मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं, जो बोलिए परमवीर जी जल्दी से प्लीज, फिर केसी जैन के पास रहा हूं। तिलक जी, डिबेट को मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा था, लेकिन ये भारत की राजनीति के अंदर किसी पार्टी में नहीं होता। आपने बिल्कुल सही बोला है, और आज से बहुत पहले भी जब नेहरू जी, और वो हिस्ट्री में चले जाएंगे लेकिन बताना जरूरी है, बात आई थी कि नेहरू जी और सरदार पटेल के बीच में चॉइस करना था, तो कांग्रेस कमेटी तमाम भारत की सबने सरदार पटेल के बारे में कहा था, लेकिन वीटो करके नेहरू जी को बनाया गया था। तो आज के समय में भी वही युग चला आ रहा है। ये ऊपर से चोजन होते हैं पहले लोग कि इसको बनाया जाएगा, जैसे हरियाणा के अंदर चोजन थे पहले ही कि हुड्डा साहब बनने वाले हैं, और इसी वजह से खामियाजा गुटबाजी हो रही थी, शैलजा कुमारी जी की नाराजगी थी, या तमाम नाराजगी थी, हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा कारण बनी है। तो ये गलतियां बार बार नहीं, तो यानी मैनेज नहीं कर पा रही कांग्रेस ना गठबंधन को, गठबंधन के सहयोगियों को। ठीक, डॉक्टर नीलम अब ऑडियो आ रहा है मेरा? नहीं आ पा रहा। ठीक, केसी जैन साहब, डॉक्टर नीलम आप मुझे सुन पा रही हैं? आप जी चावला जी, हाँ जी, ऑडियो आ गया। केसी जैन साहब आपके पास आ रहा हूं, पहले डॉक्टर नीलम। डॉक्टर नीलम जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था मैडम कि ये इतना बवाल क्यों है, आरजेडी इतना नाराज क्यों है? देखिए, जैसे कि आपको पता है, गठबंधन वाकई एक हम लोग का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है, उसका एक छोटा सा स्वरूप हम लोग लोकतांत्रिक रूप से गठबंधन में हम लोग देख पाते हैं, जिससे विभिन्न पार्टियों को लेकर के हम लोगों ने गठबंधन बनाया है। वो एनडीए की तरफ भी है और हमारी तरफ भी है, इंडिया गठबंधन में भी है। और जहां तक झारखंड में जो चुनाव होने वाला है, और इसमें जो आप बता रहे हैं मनमुटाव, और ये देखिए लगातार यहाँ पे वार्ता चल रही है, बहुत जल्द सब कुछ क्लियर हो जाएगा। छोटी मोटी जो नाराजगी आप लोगों को दिख रहा है, वो नाराजगी नहीं है, मतलब अपनी बातों को रखना, अपने दिल की बात को कहना, उसको नाराजगी नहीं कह सकते हैं। अंततः ये विचार हो चुका है, ये फाइनल हो चुका है कि हम लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी को जो सम्मानजनक सीट है वो मिलेगा। मैं आपकी बात जितनी समझ पाया, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कह सकते ना, महत्वाकांक्षा तो होता ही है किसी को। अगर पार्टियां अपनी बातों को रखने का काम कर रही है, तो इसमें आप प्रेशर के रूप में देखेंगे तो ये आपकी मानसिकता है, अपनी बातों को रखने का काम। नहीं, तो फिर डॉक्टर नीलम मुझे एक बात बताइए, आप गठबंधन धर्म की बात करते हैं, तो फिर ये कैसे तय हुआ कि 70 सीटों पर हम लड़ेंगे और 11 सीटों पर हमारे सहयोगी लड़ेंगे, 11 सीटें जो बची हैं वो बाकी उनकी? तो जहां पर आरजेडी आपके साथ, एक मिनट मैडम, एक मिनट, जब आरजेडी आपके साथ बैठक में मौजूद नहीं है,
तब आप ये खुद फैसला कर लेते हैं कि भैया 70 पर हम लड़ेंगे दोनों मिलकर, कांग्रेस और जेएमएम? क्या ये जायज है? देखिए, पिछला चुनाव अगर आप देखेंगे, 2019 का चुनाव देखेंगे, यहाँ पे किस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा का परफॉर्मेंस रहा है, कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस रहा है, आरजेडी का क्या परफॉर्मेंस रहा है, उस हिसाब से इस बार भी सीट तय होगा। जिसकी जितनी भूमिका है उस हिसाब से सम्मानजनक जगह सबको मिलेगा। मैडम, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन क्या गठबंधन के सहयोगियों के विश्वास को आपको जीतना चाहिए था पहले या फिर नहीं? जब आप खुद ही तय कर रहे हैं कि भाई हम आपस में आधी आधी सीटें बांट रहे हैं, जो बाकी बची हैं वो सहयोगियों की, तो क्या ये अपमान नहीं है? बातों को दूसरे तरीके से पेश करने से कोई सच सही नहीं, गलत नहीं हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर गठबंधन है तो क्या मीटिंग करना, वार्ता करना गलत है क्या? अगर पार्टियों के साथ, अलग अलग पार्टियों के साथ भी अगर अलग अलग वार्ता होती है तो इससे क्या परेशानी है? अगर कांग्रेस के साथ एक बार वार्ता आपको हो लगता गया, है आरजेडी के साथ आरजेडी कितनी सीटों पर मानेगी? वार्ता तो लगातार चलती रहेगी। क्या आपको लगता है कि आरजेडी 4-5 सीटों पर मान जाएगी? बिल्कुल मानेगी। हम लोग का आपसी तालमेल से गठबंधन बना हुआ है। हम लोग आपसी तालमेल के साथ आगे बढ़ेंगे। और तो फिर इस नाराजगी का मतलब क्या है? देखिए, नाराजगी आप लोगों को दिख रहा है, मैं बार बार वही तो बता रही हूँ ना, मेरी पार्टी की तरफ से भी ये आप लोगों जिस एक होटल में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उसी में तेजस्वी यादव, उसी में हेमंत सोरेन, तब भी एक बात नहीं बन पाती है। बिल्कुल बनेगी, समय का इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। बिल्कुल रोमांचक होने वाला है। तो कुर्बानी देगा कौन, आपको क्या लगता है? आपके गठबंधन में कुर्बानी आरजेडी देगी, लगता है आपको? कुर्बानी देने की कहा, हम लोग का जो मंशा है या हम लोग का जो टारगेट है, जीतना है। जीत नहीं है, जीत है। ठीक है, ये जो थोड़ा सा आप लोग देख रहे हैं ना, वो बस ये मीडिया में चल रहा है, ये सारी बातें अंदर ही अंदर सारा कुछ। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं डॉक्टर नीलम जी, डॉक्टर नीलम जी, आप ये कह रहे हैं कि मीडिया मनोज झा जी से कह रही थी कि इस तरह के बयान दीजिए जिसमें गठबंधन को लेकर सवाल उठे, तो उन्होंने मीडिया के कहने पर वो सारे बयान दिए। मनोज झा जी की ये व्यक्तिगत मामला है, वो क्या बोल रहे हैं मीडिया पे आकर के? मैम, वो चुने हुए प्रतिनिधि है, वो व्यक्तिगत मामला नहीं है, वो एक आरजेडी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं झारखंड में, और वही लगातार मॉनिटरिंग और बैठक कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि उनका व्यक्तिगत मामला है। तिलक जी, मैं स्पष्ट रूप से आपको मैं बता रही हूँ कि अगर कोई पार्टियां गठबंधन के अंदर जो है वो किसी भी बात से अगर नाराज है या फिर असमंजस है या फिर तालमेल की कमी है, उससे सारा चीज वार्ता के माध्यम से ठीक किया जा रहा है। और प्रेस वार्ता के माध्यम से मनोज झा जी ने जो कहा वो उनका अपना विचार है। जाहिर सी बात है, पार्टियां अपनी अपने मन की मौज है। खैर, केसी जैन साहब तो रखेंगे पार्टी के समक्ष। केसी जैन साहब, निर्णायक जब डिसीजन आएगा वो आप लोगों के सामने होगा। और एक मिनट डॉक्टर नीलम, एक मिनट, ये दरअसल मैं समझ पाया जो डॉक्टर मैडम समझा रही हैं। एक्वा प्रेशर होता है ना परमवीर जी, एक्वा प्रेशर में नस दबाते हैं, उससे जितने प्रेशर से नस दबाओगे वहां बीमारी दूर हो जाती है, तो वो उस कमजोर नस पे नब्ज दबा रहे हैं आरजेडी वाले, उसको ये है सियासी एक्वा प्रेशर। ठीक, जैन साहब जी आपकी मौज है इस मामले में, एनडीए की फुल मौज है, बोले जो करेंगे हम ही डिसाइड करेंगे, दी 15 तो 15 तुम्हारी फाइनल, इससे ना ज्यादा ना इससे कम। नहीं जैन साहब, देखिए खटाखट लिस्ट जारी हो रही है। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, ये खटाखट जो लिस्ट जारी हो रही है, सब केरल से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, ये सारी लिस्ट जारी हो गई, लेकिन यूपी उपचुनाव को लेकर लिस्ट कहां छुपा के रखी है आपने? देखिए चावला जी, चाहे झारखंड का चुनाव हो, महाराष्ट्र का हो, या अभी आपने हरियाणा का चुनाव देखा, इससे पहले आपने लोकसभा का चुनाव देखा, और उससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी चुनाव देखा। मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी घटक दल हैं, वो लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव, जो भी चुनाव अगर वो साथ में है तो साथ साथ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3 तरीके हैं गठबंधन की। एक तो ये है कि वो साथ साथ है, दूसरा ये है कि एक प्रदेश में साथ में है, दूसरे प्रदेश में साथ में नहीं है, तीसरा ये है कि लोकसभा में साथ में है, विधानसभा में साथ में नहीं है, और एक और छोटा फार्मूला है
कि उपचुनाव में साथ में है, लेकिन न विधानसभा में साथ में, न लोकसभा में साथ में। तो विपक्ष का जो गठबंधन है, अभी आपने जो बात इससे पहले कही थी। अच्छा एक बात कहिए जैन साहब, ये अपने गठबंधन के सहयोगियों को मैनेज कैसे करते हो आप? तो अभी भूदेव जी ने जो बताया फार्मूला, कि सीबीआई के द्वारा मैनेज कर लेते। अरे आज तक कम से कम ये कहते थे कि सीबीआई जो है वो क्या करती है, सीआईडी सीबीआई कि केवल और केवल विपक्ष के ऊपर हमला करती है और विपक्ष को तोड़ने का काम करती है। और आज ये कह रहे हैं कि अपने सहयोगियों पर और अपने लोगों के पीछे भी ये सीबीआई और सीआईडी लगा देते हैं। नहीं तो जैन साहब उनका आधार ये था ना, वो नायडू जी को भी क्लीन चिट मिल गई ना। देखिए क्लीन चिट मिलना न मिलना वो अलग का विषय है। नहीं, वो उनका आधार एक ये भी था कि अजीत पवार को भी आपने मामला ओके कर दिया ना, बिल्कुल वॉशिंग मशीन में। देखिए ये तो मजबूरी है विपक्ष की, आरोप लगाना। ये किसकी मजबूरी है? आरोप लगाना नहीं, ये किसकी मजबूरी है? आप ही तो, आप मजबूरी क्या है? नहीं चावला जी, आरोप आपने लगाए, आपने कहा अजीत पवार सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, आपने कहा कि चक्की पीसिंग, आप ही ने तो कहा था। आप ही ने कहा कि नायडू जी जो है भ्रष्टाचारी। अरे चावला जी, और आप बिल्कुल मामला क्लीन कर दिया। अब ये कह रहे हैं आपके सहयोगी हैं, यानी जो एनडीए के साथ उसके सारे सहयोगी है। अरे चावला जी, इनके जो सहयोगी है वो क्या कर रहे हैं? इनके सहयोगी पंजाब में साथ नहीं है, दिल्ली में साथ है, हरियाणा में अलग चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में साथ है। अब जब उपचुनाव की बात है, जो आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, इनको जो 2 सीटें मिली, कांग्रेस को कौन सी 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने दी? वो सीटें दी जो हारी हुई है। जो इन्होंने खैर और गाजियाबाद की जो सीट दी, दोनों कभी नहीं जीतते थे, और जो जीती हुई सीटें वो अपने पास रख ली, अगले से आते जीते। तो इनको कहीं ना कहीं अब ये वो भी 2 सीटें नहीं ले रहे। नहीं, आप इस तरह की बात है जैन साहब, आप भी तो अपने सहयोगियों को ऐसे ही बांटते थे। आपने भी तो अपने सहयोगियों को ऐसी सीटें बांटी हैं कि भैया ये लोग जितना, और पहले 2024 से पहले यही होता था, आपके सहयोगी जब मिलती थी सीटें तो प्रसाद समझ के रख लेते थे और माथे पे लगाते थे, कहते थे प्रभु हो गया काम, बस काफी है। लेकिन 2024 के बाद ये हालात है कि आपके नेता भी खुलेआम कह रहे हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए। निषाद दिन दिल्ली डेरा जमा चुके हैं, संजय निषाद कह रहे 2 सीटें चाहिए तो चाहिए। अब तक तो हमने नहीं देखा सुना इससे पहले। चावला जी, चाहे निषाद पार्टी हो, निषाद पार्टी जिस प्रकार से 11 सीटों तक पहुंची, भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन करने के बाद पहुंची ना, कभी इतनी सीटें ला पाए थे? ये नहीं ला पाए थे। और दूसरी बात आप ये देखिए, मतलब जो सुभाषपा है, सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ में, समाजवादी पार्टी उनको पचा पाई नहीं पचा पाई, हमारे साथ में हमने उनको फिर कैबिनेट मंत्री बनाया, हमने निषाद पार्टी के भी लोगों को मंत्री बनाया, लेकिन समाजवादी पार्टी तो उनको सीटें देने से तक कतराती नहीं। तो ये आप ये कह रहे हो कि आप उनका वोट नहीं देते हो? एक मिनट, नहीं जैन साहब एक मिनट, आपने कहा हमारे साथ आए तो हमने इनको सीटें भी जितवा दी और हमने इनको मंत्री भी बना दिया। लेकिन जैन साहब एक बात तो बताइए, इनका वोट भी तो आपको मिला ना कि नहीं मिला? अनुप्रिया पटेल, आप तो अपने सहयोगियों का अपमान कर रहे हो। नहीं, जिस वोट की बात आप कर रहे हैं कि आपको भी वोट मिला, लेकिन आप ये देखिए जो इनके घटक दल है वो तो इस चीज को भी नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं ना। सर तो आप तो अपमान कर रहे हो अपने सहयोगियों का कि ये हमारी बदौलत है, हम इनकी बदौलत नहीं है, आप ये कह रहे हैं। अरे चावला जी, कांग्रेस के जो मीर साहब है उन्होंने क्या कहा झारखंड में? सर वो मैंने सुन लिया और दिखा भी दिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप अपने सहयोगियों का अपमान, सर आप अपने सहयोगियों का अपमान क्यों कर रहे हो? हमारे यहाँ पूरा सम्मान, जो सही बात है उसको कहने में कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी बात पे अड़िग हैं कि आपकी वजह से निषाद पार्टी चुनाव जीतती है। आप ये अपनी बात पे अड़िग हैं कि निषाद पार्टी, ओपी राजभर और अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, ये आपकी बदौलत ही चुनाव जीतते हैं। नहीं तो आप ये देखिए, अनुप्रिया पटेल जी का क्या था, उनका एक विधायक हुआ करता था और लोकसभा में उनको 2 सीटें देते थे। इस तरीके से कोई पार्टी करती है क्या कि जिस पार्टी का विधायक एक हो, लोकसभा में उसको 2 सीटें? ये काम तो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया था। तो हमारे साथ जो घटक दल है
उनका पूरा सम्मान है। जैन साहब, ये कौन सा सम्मान कर रहे हो सर? ये कौन सा सम्मान कर रहे हो कि आप अपने सहयोगियों को उनकी हैसियत बता रहे हो? नहीं, यहाँ तो आप यहाँ हैसियत की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बता रहे हो कि उनकी हैसियत एक सीट की हमने 2 दे दी। नहीं, हमारे घटक दल इस चीज को स्वीकार कर रहा है। तो क्या प्रिया पटेल कहीं और चली गई क्या? आज जयंत चौधरी कहीं और चले जा रहे हैं क्या उपचुनाव में? वो वही तो भूदेव जी कह रहे थे कि आपने सबको डरा रखा है। नहीं, देखिए बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, जो घटक दल है, वो किसी न किसी जो हमारे मूल्य है और जो डॉक्टर नीलम रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर भूदेव शर्मा आपके पास आ रहे हैं। बोलिए डॉक्टर नीलम, क्या कहना चाह रहे हैं? आधार पर हमारे साथ में, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। सर देख लिया वो सम्मान आपका मैंने अभी। इनका मजबूरी क्या गठबंधन आपका है? सम्मान देख लिया सर हम लोगों ने कि आप जो सम्मान आप बता रहे हो कि ओपी राजभर जी की इतनी हैसियत हमने यहाँ तक पहुंचा दिया, संजय निषाद कितनी हैसियत हमने यहाँ तक पहुंचा दिया, अनुप्रिया पटेल की इतनी हैसियत हमने यहाँ तक पहुंचा दिया। जिनका गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है। ठीक, डॉक्टर नीलम प्लीज जल्दी से रिएक्ट करना, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? प्लीज जल्दी से, फिर भूदेव आपके पास। एक जगह पे साथ है और एक जगह विरोध में है। अभी हरियाणा चुनाव में क्या हुआ? हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी को क्या कुछ कहा कांग्रेस ने? कांग्रेस ने कहा ना कि अगर साथ में होते तो ये दशा नहीं होती। और चुनाव के पहले भूदेव शर्मा बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? तिलक जी, अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो केसी जैन साहब ने बता दिया। अब इधर उधर की बातें करने से क्या होता है, जब आप इन्होंने सभी का इनका क्या चरित्र है, क्या सोचते हैं अपने दलों को लेकर के, वो इन्होंने खुद बता दिया। सत्य कभी छुपता नहीं है। लेकिन तिलक जी, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान से मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मुझे अच्छा लगा कि आज पूरा मीडिया जो क्या है इंडिया गठबंधन को लेकर के बात कर रहा है। जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब इंडिया गठबंधन को लेकर के बात कर रहे हैं। 2 चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। किसी के ऊपर कब बात होती है, या तो आप उस पर पूरा विश्वास करते हैं, आप उसके ऊपर या तो जब बात नहीं करेंगे, या तो आप उससे डरते हैं, या आपको उस पर विश्वास नहीं है। आज एनडीए के घटक दल अगर टिकट कहीं पर भी सीट मांगते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आज एनडीए पर किसी को विश्वास नहीं है। अच्छी बात है कि आज पत्रकारिता भी ये मानती है कि भारत के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कितना जरूरी है। इसीलिए आज इस बात पर चर्चा हो रही है कि कहां पर किसको कितनी सीटें मिल रही है। हरियाणा में समझ में नहीं आया था भूदेव भाई? यही इस देश के लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है भूदेव भाई, ये ज्ञान हरियाणा में नहीं आया था। आज एनडीए में जो दादागिरी उनकी चल रही है, भूदेव शर्मा जी, क्या करके अपने छोटे दलों को अपने साथ बांध करके। भूदेव शर्मा जी, एक मिनट, ये जो आप सीना चीर के दिखा रहे हो कि देखो इसमें इंडिया गठबंधन बैठा है, तो ये गजनी बन गए थे क्या हरियाणा में आप लोग? ये ज्ञान वहां नहीं था आपको? वहां जो हुड्डा साहब कह रहे थे कि अरे रहने दो अखिलेश, कौन छोड़ दीजिए, हम है ना, हो गया ना सब। आम आदमी पार्टी से राहुल गांधी कह रहे थे गठबंधन कर लो, तब ज्ञान नहीं था आपको? ये तब ये मोहब्बत नहीं थी इंडिया गठबंधन को लेकर? अगर हरियाणा के अंदर सपा पार्टी का अगर कोई इतना मजबूत कैंडिडेट नहीं था, या हम तो उनको एक सीट देने वाले थे, उन्होंने ली नहीं। यही दिक्कत है, पुरानी जमींदारी नहीं छोड़ोगे आप। भले ही जमीन बिक गई, पुरानी जमींदारी नहीं छोड़ोगे। अब पूछो कैसे? मैं कह रहा हूं कि सीट भी मत देते, कम से कम सम्मान तो होता है सहयोगियों का कि नहीं होता? तिलक जी, आप अखिलेश यादव जी से कहते हैं कि अखिलेश यादव जी, मध्य प्रदेश में हमने आपको रात को 2 बजे तक, अब रुक जाइए ना, रात को 2 बजे तक हमने आपको गेट के बाहर रखा। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 2 बजे तक खड़ा रखा, टिकट नहीं दिया। और फिर उसके बाद कम से कम हरियाणा में इतना सम्मान कर देते कि अखिलेश जी से कहते कि आपको सीट नहीं तो कम से कम आके प्रचार कर दो 5 सीटों पर। अब ये भी बोलो कि अखिलेश यादव को कोई नहीं जानता हरियाणा में, बोल दो, बोलो ना। आप बात नहीं होने देते। मैंने पहले भी कहा था कि या तो हमें पूरी बात रखने दीजिए, या आप एक साथ सारे सवाल कीजिए। केवल आपके सवाल चलते हैं, हमारी बात होती नहीं है। हमने हरियाणा के अंदर अपने गठबंधन में, चाहे वो सीपीआई हो या सपा हो, सबको सीट देने का काम किया हमने। देखिए, सीपीआई को 1 सीट दी, सोहना सीट पर भी सपा को देने वाले थे, लेकिन उन्होंने नहीं ली। हमारे यहाँ जितनी भी गठबंधन की पार्टियां हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो। कल तक आप देखना कि सभी सीटें मिलकर के तय होंगी, कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मैं फिर एक बार बोलता हूं कि ये एनडीए नहीं है,
जो डरा धमका करके अपने गठबंधन के पार्टियों को अपने साथ रखते हैं कि अगर आप या तो हमारे साथ रहिए या अगर आप निकलने की कोशिश करोगे तो ईडी सीबीआई का आपका छापा पड़ेगा, आपको जेल में डाला जाएगा। ये इंडिया गठबंधन के अंदर नहीं है, एक लोकतांत्रिक गठबंधन है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, सवाल पूछ लूं? बिल्कुल। या अभी भी कुछ कहना है आपको? नहीं, पूछिए आप हमें बात बोलने का देते हो। नहीं भाई, आप तो इतना मत करो, सबसे ज्यादा आपको बोलने का मौका मिला, अब फिर ये भी मत बोल देना कि माइक म्यूट कर दिया, है ना? हाँ, एक मिनट आप सवाल पूछिए। ये आपको कभी आपने सोचा था कि आप लोग पुराने जमींदार रहे, कांग्रेस जैसी इतनी विशाल पार्टी, समाजवादी पार्टी आपको समाजवादी पार्टी आपको 2 सीटें कहे कि जाओ लड़ लो, कोई बात, यह आपको अपमान नहीं महसूस होता ईमानदारी से? नहीं तिलक जी, इसमें क्या अपमान है? यहाँ लोकतंत्र है, हमने मांग रखी, उन्होंने अपनी बात नहीं। अगर हमारा आप मुस्कुरा के रहे हो, कह रहे कोई अपमान नहीं तो नहीं, अब उनका दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा दिल है, वो कह रहे कोई टेंशन नहीं। प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर मैं डॉक्टर नीलम के पास आ रहा हूँ। वास्तव में कटु सत्य है ये कि चाहे कोई मैच हो रहा हो, क्रिकेट का, फुटबॉल का, बास्केटबॉल का या राजनीति चल रही हो, हमेशा कैप्टनशिप या सरपरस्ती उसकी मानी जाती है जो अच्छा प्लेयर होता है। देखिए, जब तक कांग्रेस या इंडिया गठबंधन या हम एनडीए की बात करेंगे तो ये किसकी सरपरस्ती में, ये सबको मालूम है कि एनडीए गठबंधन बीजेपी की सरपरस्ती में, और इंडिया गठबंधन में कोशिश की जाती है कि कांग्रेस को सरपरस्त दिखाया जाए, लेकिन वो दिखा इसलिए नहीं पाते कि बिल्कुल अपने एमपी 99 है, तो कभी भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता इस तरीके से। ये जो प्रॉब्लम इस वजह से है, अगर कांग्रेस का आंकड़ा 150 से ऊपर होता तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी इससे इस तरीके से बार्गेन ना कर पाती। ये समस्या यहाँ पर है, क्योंकि जो कैप्टन है, कैप्टन अपने आप में और सेकंड इन कमांड और थर्ड इन कमांड उनके बराबर ही परफॉर्म कर पाता है। तो बार बार वो कहते हैं कि हम क्यों नहीं लीड कर सकते। ममता बनर्जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सर, ममता बनर्जी की प्रॉब्लम क्या है? ममता बनर्जी यही तो बात रखती है, वो कहती है कि इंडिया गठबंधन के अंदर मेरे कद के हिसाब से, मेरी एज के हिसाब से, जिसमें मेरा इलेक्टोरल परफॉर्मेंस है, उसको पैरामीटर मान के मुझे आगे रखा जाए। इसी वजह से वो आती नहीं है इंडिया गठबंधन में। तो आगे आने वाले समय में देखेंगे, अगर हम महाराष्ट्र में और झारखंड के चुनाव के बाद स्थितियों में और फर्क आएगा, मेरा कहने की बात यह है। और ये गठबंधन जो है, अगर ये हरियाणा चुनाव जीत के होते तो यहाँ स्थितियां कुछ और होती, आप ये कह रहे हो? जी हाँ, जैसे कि आम आदमी पार्टी के कुछ खुलकर कह रहे हैं, मुखर होकर कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ गठबंधन की तो दिक्कत इस तरीके ना होती। समाजवादी पार्टी ने भी कहा, सब लोगों ने कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की। हरियाणा के चुनाव से कांग्रेस की इंडिया गठबंधन के अंदर कद घटा है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद अब ये बढ़ेगा या घटेगा वो ईश्वर जानते हैं, लेकिन ये फर्क है। अगर आप लीड करना चाहते हैं तो लीड बाय एग्जांपल, आपके अपने एमपीज आपके अपने होने चाहिए। ये देखिए, यूपी के अंदर बार बार कहते हैं, अगर रायबरेली की और अमेठी की सीट जीती है तो कांग्रेस अपने सीने में हाथ रख के कह दे एक बार कि हम अपने बल पे जीते। बिल्कुल नहीं जीतेगा समाजवादी पार्टी। डॉक्टर नीलम, जब तक जैन साहब का फ्रेम आए, मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे कि झारखंड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि हेमंत सोरेन ही आप लोगों का चेहरा है? जी बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोगों का हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव पिछले बार भी लड़े थे, इस बार भी लड़ा जाएगा। बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा थी, इस बार भी रहेगी। कांग्रेस उसके लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है, कैसे नहीं तैयार रहेगा। आप लोग कुछ देर तो इंतजार कीजिए, सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और कितनी मजबूती से हम लोग चुनाव करेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, वो भी आप लोग देखिएगा। क्योंकि इस बार देखिए, यहाँ पर जनता मन बना चुकी है इस षड्यंत्रकारी पार्टी से, तानाशाही पार्टी के विरोध में यहाँ की जनता चुनाव लड़ेगी। हम लोग तो एक माध्यम रहेंगे। लेकिन एक बात में भाजपा के प्रवक्ता जो लगातार बोलते जाते थे कि यहाँ पे गठबंधन बहुत कमजोर है और यहाँ पे इस तरह से नहीं, ये वाली जो चेहरे वाली बात है, तो आपने मीर साहब को समझा दिया जो कह रहे थे कि हम जीतेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, मीर साहब जी अगर वो बोले हैं तो वो उनका सांगठनिक बयान था। वो देखिए, कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। आपकी मीटिंग मतलब एक प्रदेश प्रभारी अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो ये कहें कि आप ज्यादा से ज्यादा विधायक जितवा के लाओ, मुख्यमंत्री हमारा होगा, ये जायज मानते हैं? देखिए, सांगठनिक जब चर्चा होता है तिलक जी, हम लोग भी सांगठनिक बैठक में हम लोग भी शामिल होते हैं, हम लोग भी बैठते हैं। सांगठनिक जब चर्चा होता है वहाँ हम लोग भी एक आदमी। मैडम ऐसा ना, मैं आपको एक सेकंड जब चेहरा तय है, उदाहरण के तौर पर नीतीश कुमार, नहीं बिहार में अगर नीतीश कुमार तय है तो फिर सीटें कम आए या ज्यादा है तो तब भी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं ना।
तो ऐसे आप एक तरफ कह रहे हो कि कांग्रेस ये खुलेआम बोले कि भैया ज्यादा से ज्यादा विधायक जिता के लाओ, मुख्यमंत्री हमारा होगा, यानी फिर हेमंत सोरेन के चेहरे पर आपको डाउट है? देखिए, अगर हेमंत सोरेन जी के चेहरे पे डाउट होता तो अभी तक इस चीज का क्लियरेंस तो आप लोग को मिल गया रहता। अभी किस तरह से गठबंधन की बैठकें चल रही है, कुछ देर बाद ही सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और मीर साहब का जो बयान था, उनका सांगठनिक विचारधारा या फिर अपने संगठन के साथ बैठक करने के दरमियान वो क्या बयान देते हैं उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि झारखंड में गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और जिस गठबंधन और जिस पार्टी को या जिस सरकार को भारतीय जनता आरजेडी को कितनी सीटों पर मना लोगे आप? लगातार, एक मिनट तिलक जी मेरी बातों को कंप्लीट होने दीजिए, लगातार यहाँ पे कमजोर बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता होगा कि इसी कमजोर सरकार के साथ लड़ने के लिए, एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए यहाँ पे भाजपा को साथ साथ पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्रियों को उतारना पड़ा है। आसान छोड़ना पड़ा है हेमंत बिस्वा शर्मा को, शिवराज सिंह चौहान जी को यहाँ पे धरना देना पड़ा है। आपको समझ में आना चाहिए हेमंत सरकार की शक्ति नहीं, क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिनको आपने 5 लाख नौकरी का वादा किया था, उन युवाओं को बिल्कुल समझ में आ रही होगी, जिनसे आपने जेसीसी के द्वारा हर एक साल में 3-3 एग्जाम करवाने का वादा किया था, उनको जरूर समझ में आएगा ये सब चीजें जो आप कह रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एग्जाम करवाया, आपको पता होगा, आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि झारखंड अलग राज्य जो है आज 25 साल 24 साल 25 साल कंप्लीट हो गया। 2000 से लेकर के 17-18 वर्षों तक भाजपा यहाँ पे शासन किया। नहीं, उन्होंने नहीं दिया, तभी तो आपने कहा कि 5 लाख रोजगार अपना राजनीति से संन्यास किया। तो मैंने नहीं कहा था, ये जिन्होंने कहा उन्होंने 5 साल तो अपने निकाल दिए ना। मैं ये कह रहा हूं, अगर 5 लाख से ज्यादा नौकरी दी होगी तो जनता तो छप्पर फाड़ के वोट देगी, जैसे आपने कहा कि 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास। जनता हमारे साथ है। नहीं, ठीक है, पता है कि सरकार बनते ही हम लोगों ने 2 साल कोविड में गुजारा। नहीं, वो अब युवाओं को समझाइएगा, मुझे मत समझाइए मैडम, जिनसे आपने वादा किया था, है ना? हुआ है वो जो मुरादाबादी मैदान में जिन्होंने पीठ पे लाठी खाई ना पुलिस की, उनको समझाइए। जिन्होंने वाटर कैनन मुरादाबादी मैदान में है, वो बेहतर बताएंगे। अब एक सेकंड तिलक जी, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप एंकर है ना, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप मेरे जवाब को पूरी तरीके से ना सुने। आप मेरे जवाब को पहले पूरा होने दें, उसके बाद दूसरा सवाल आप कीजिएगा। नहीं तो आप दर्शकों को तो आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं ना। जब सही सवाल सही जवाब हम दर्शक तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे तो यहाँ तो हम ये फैक्ट्स गलत हैं। 5 लाख नौकरी का वादा किया था कि नहीं किया था? सुनिए ना, आप सवाल पूछ सकते हैं क्या भाजपा से कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां? मैडम, मैं वो पूछूंगा आपके सामने इस डिबेट में, मैं आपके सामने वो पूछूंगा इस डिबेट में जो आपने सुना नहीं होगा। मैडम, आप इसलिए ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए कि मैं उनसे क्या पूछूंगा क्या नहीं पूछूंगा। आपने उत्तर मांगा, आप उसका उत्तर दे दीजिए प्लीज जी। सवाल कीजिएगा। चलो, 5 लाख का वादा आपने किया था कि नहीं किया था नौकरी का? आप अगर हमारा सारा कार्यकाल का सारा खाका अगर संभाल के देखेंगे, आप देखिएगा लगातार यहाँ पे नियुक्तियां हुई है, चाहे वो इंजीनियर की हो, मेडिकल लाइन में हो। मैं आपको इस मंच के माध्यम से एक गुजारिश करूंगा, आपने किस मद में कितनी नौकरियां दी, मैं चाहूंगा कि झारखंड के युवाओं को इसकी जानकारी आप और मैं मिलकर दूं। बिल्कुल मिलनी चाहिए। किस मद में कितनी नौकरियां दी, आपने किस विभाग में कितनी नियुक्तियां की और क्या 5 लाख का आंकड़ा छू गया? तो मैं चाहूंगा आपसे कि आपने कितनी नियुक्तियां दी हैं उसका आंकड़ा आप उपलब्ध करवाएं ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊं। तिलक जी, आंकड़ा बिल्कुल उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ की युवा बिल्कुल हेमंत सोरेन जी के साथ है, क्योंकि जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी चार जीपीएससी एग्जाम करवाया, ये आंकड़ा ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे आपने 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाया का जिक्र किया, उसका किस मद में कितना है वो नहीं पता चला, ठीक वैसा नहीं होना चाहिए। देखिए तिलक जी, मैं बताना चाहती हूँ, 1,36,000 का जो बकाया है हम लोग का पोल रॉयल्टी है और ये स्पष्ट हो चुका है। और इसका एक जो बिंदु है उससे भी हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं, जिसके कारण ही सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को यह आदेश दिया गया कि जितना छोटा कमेंट जैन साहब का अगर ऑडियो वीडियो आ जाएगा तो फिर मैं एक बात भूदेव शर्मा आपसे जानना चाह रहा था। सुप्रीम कोर्ट, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ तिलक जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हमारा ये 1,36,000 का जो मांग है वो अगर गलत है या झूठ है तो सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से केंद्र सरकार को आदेश देता है पैसा को? मैडम, मैं तो कह रहा हूँ, मैं आपकी मांग के बिल्कुल साथ हूँ, बता दीजिए किस मद में कितना है, मिलके जोर लगाएंगे।
सही बात है ना, जोर लगाना चाहिए। आप हाँ। एक दिन डिबेट भूदेव भाई। सारा डिटेल लेकर के बैठूंगी, मैं हवा में नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, मैं बिल्कुल, आंकड़े बिल्कुल होने चाहिए ताकि ये झारखंड के युवाओं को भी पता चले। एक तो नौकरी आपने कितनी दी पकड़ पकड़ के, और दूसरा ये कि 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है वो किस मद में कितना है। भूदेव शर्मा, एक बात, भूदेव शर्मा मेरा सवाल ले लीजिए, क्या 2 सीटों पर 30 करोड़ रोजगार कहाँ गए, 15 लाख रुपए कहाँ गए, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गई, काला धन कहाँ गया, युवाओं को जो रोजगार देना था, ये आंकड़े आप बीजेपी से नहीं मानते आप कभी। भूदेव भाई पक्का पत्रकार, या तो पत्रकारिता आप छोड़ेगा, एक मिनट या एक मिनट यहीं पे तय हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, या तो आप या तो मैं पत्रकारिता छोड़ूंगा या आप अपना प्रवक्तागिरी छोड़ेंगे। बोलिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, अगर मैंने इसी डिबेट में ना मांगा हो हिसाब। देखिए फिर आप मुकर गए, फिर आप मुकर गए। यही दिक्कत होती है, सवाल पसंद ना आए तो बोल दो कि पत्रकार बिका हुआ है, यही समस्या आप लोगों के साथ। तिलक जी नहीं, तिलक जी मैंने ये नहीं कहा कि बिका हुआ है, मैंने ये कहा कि आप हमारे प्रधानमंत्री जी को गैर जिम्मेदार व्यक्ति समझते हो। अगर आप उनको गैर जिम्मेदार समझते हो इसलिए आप उनसे हिसाब नहीं मांगते हो कि 20 करोड़ रोजगार। नौकरी का सवाल तो उठाऊंगा, चाहे आपका राज्य हो चाहे उनका राज्य हो। ठीक भूदेव भाई, आप एक उत्तर दे दो, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते तो डॉक्टर नीलम, मैंने आपको पूरा वक्त दिया मैडम, प्लीज। अभी मैं बीजेपी के पास जाऊंगा, ऐसा सवाल पूछूंगा जो आपने सुना भी नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूं। मैं इंतजार करूंगी कि भाजपा से भी सवाल आपसे मैं कह रहा हूं, आपसे मैं कह रहा हूं मैडम, रुक जाइए, रुक जाइए डॉक्टर नीलम, आपके सर्टिफिकेट का मुझे इंतजार रहेगा, रुक जाइए, रुक जाइए। ये भूदेव भाई जल्दी से बताइए, ये 2 सीटों पे मान जाओगे या फिर वो जो खबर आ रही है कि ये भी नहीं लड़ोगे यूपी में, जो दे रही है सपा के अंदर सर्वसम्मति से जो फैसला लिया जाएगा वो सब आपके सामने होगा, कल तक आपके सामने होगा। अगर 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा या हम सपा को समर्थन करेंगे, ये कल आपके सामने होगा। लेकिन मैं आपसे बस इसी बात से नाराज हूं कि आप हमारे मोदी जी को गैर जिम्मेदार व्यक्ति समझते हो, आप उनसे सवाल नहीं करते हो, आपको उनसे पूछना चाहिए। हो गया, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है, 15 लाख रुपए कहाँ है, तो स्मार्ट सिटी हो गया। क्योंकि 2019 से आप पूछ रहे हो तो मेरे को लगता है जनता ने 10 बार तो उत्तर दे दिया होगा इसका। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ प्लीज, अब रुक जाओ प्लीज। हो गया भूदेव, हो गया। जब सवाल का उत्तर नहीं होता तो फिर पत्रकार को कटघरे में खड़ा करो और फिर उसके बाद पतली गली से निकल जाओ। सैकड़ों डिबेट आप जैसे प्रवक्ताओं के साथ मैं कर चुका हूं भूदेव भाई, मुझे मालूम है क्या कह रहे हो। एक मिनट रुक जाओ। आप सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ जैन साहब का ऑडियो रहेगा। जैन साहब मेरा ऑडियो आ रहा है? जी चावला जी मिल रहा है। जैन साहब मेरे हाथ में जानते क्या है? मेरे हाथ में बहराइच हिंसा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। बहराइच हिंसा के मामले में नया मोड़ आ गया। यह एफआईआर की कॉपी है मेरे हाथ में। आपके बीजेपी के विधायक ने अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। आप ही की पार्टी के विधायक ने, यह वही एफआईआर है। आपकी पार्टी के विधायक अपनी ही पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, केस करवा रहे हैं बहराइच हिंसा को लेकर। उपद्रवी कह रहे हैं। जैन साहब, फर्स्ट इंफॉर्मेशन एफआईआर बहराइच हिंसा, वो कह रहे हैं उपद्रवी हैं बीजेपी के कुछ नेता, बकायदा लिखित में है। कुछ कहना चाहेंगे जैन साहब प्लीज स्क्रीन पर? देखिए चावला जी, इसमें तो और ज्यादा चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। क्या? कि अगर कोई व्यक्ति गलत है तो चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हो या किसी दल से जुड़ा हो या ना जुड़ा हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने में आपने एफआईआर पढ़ी है? आपके नगर अध्यक्ष के साथ 7 लोगों पर नहीं होती है। सर जैन साहब, आपके नगर अध्यक्ष के साथ 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है आप ही के विधायक ने। वही चीज तो मैं कह रहा हूँ चावला जी, अगर लगता है आपने वो एफआईआर पढ़ी है? मैं पढ़ के बताऊं आपको? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी है। मैं पढ़ के बता देता हूं। एक मिनट, आपके पास जानकारी नहीं होगी, मुझे पूरी उम्मीद थी, लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूं। इस एफआईआर में जो लिखा है उसमें लिखा है जो घटना घटी बहराइच हिंसा में, जो बवाल हुआ उसके बाद की वो घटना बता रहे हैं। कह रहे हैं हम लोग मॉर्चरी जाने लगे तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें
अर्पित श्रीवास्तव, अर्जुन सिंह आपके सामने है, अनुज सिंह, इसके साथ साथ शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, सुधांशु सिंह राणा। सैकड़ों लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, गाली गलौज करने लगे और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि मूर्ति विसर्जन के दौरान पैदल चलकर जो हंगामा होने की जिक्र किया जा रहा है, उसमें मोर्चरी के गेट के बाहर जब ये पूरा बवाल हुआ, उसके बाहर सड़क में जिला अधिकारी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगती है, गाड़ी को रोका जाता है, जान से मारने की नीयत से पत्थर फेंके जाते हैं। उसी समय भीड़ में एक शख्स फायर भी करता है और ये पूरा का पूरा प्रकरण लिखा हुआ है एफआईआर में और आप ही के नेताओं के नाम लिखे हुए हैं इस पे। जैन साहब देखिए चावला जी मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप एक चीज जान लीजिए कि घटना की बहुत ही गहनता से जांच हो रही है। और तो आपके विधायक ये क्यों कह रहे हैं, आपके विधायक ये क्यों कह रहे हैं कि आपके नेता इसमें शामिल है? कोई बात नहीं, हमारे कोई बात नहीं, बात सुनिए ना, ये तो जांच के बाद स्पष्ट होगा ना। तो आपके विधायक झूठ बोल रहे हैं? देखिए ये सारी चीजें पहले नहीं तय हो सकती है कि कौन झूठ बोल रहा है। सर विधायक कह रहे हैं फायरिंग की गई, कार का शीशा तोड़ा गया, उनके बेटा अखंड जिसका जिक्र किया जा रहा है कि वो बाल बाल बच गए और सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना सामने आ गई। बिल्कुल चावला जी, देखिए जहां वहां पर जो घटना हुई है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस घटना को स्वयं संज्ञान में लिया है। बड़े स्तर पर अधिकारी उससे जांच कर रहे हैं और हमले में शामिल आरोपी अर्पित आपका बीजेपी का नगर अध्यक्ष है। मैं ये कह रहा हूं जैन साहब, आरोपी आपका बीजेपी का नगर अध्यक्ष है, मैं ये नहीं कह रहा, आपके विधायक कह रहे हैं उनके ऊपर हमला तक हुआ। चावला जी देखिए, अभी तक विपक्ष क्या कह रहा था, उसमें मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। और अगर दूसरी एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के विधायक की तरफ से जो की जा रही है, उसमें कई हिंदू लोग भी हैं, तो उसमें ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। आपके विधायक कह रहे हैं कार्रवाई होगी। पुलिस ने आरोपियों पर दंगा करने, घातक हथियार से हमला करने, हत्या का प्रयास, व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में डालने, मारपीट के साथ साथ ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये धाराएं मैं आपके सामने जो है पढ़ सकता हूं, ये धाराएं लिखी हुई है सर, ये धाराएं है मेरे पास, ये देखिए धारा, ये धारा देखिए सर आपके सामने है, एक धारा जिसका मैंने जिक्र किया। देखिए चावला जी, पहली बात तो ये कि हम लोग इस विषय पे डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या डिबेट कर रहे हैं वो विषय विषयांतर हो रहा है। अच्छा, मैं अपनी बात रखना चाहता था, अभी मतलब आप बहराइच पे नहीं बोलना चाह रहे? अभी आपका समय भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं इस पे स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूँ कि बहराइच का जो आप मुद्दा लेकर के आए हैं, इस पे गहनता से जांच हो रही है, वो चाहे हिंदू पक्ष के लोग हो या मुस्लिम पक्ष के लोग हो। एफआईआर को लेकर कुछ बोल दीजिए कि आपके नगर अध्यक्ष पर ये आरोप विधायक ने क्यों लगाए? चावला जी मेरी बात आ जाए ना, एक मिनट हमको आप देंगे, आप हमको 30 सेकंड देंगे बोलने के लिए, मैं अपना जवाब दे दूं, उसके बाद में आप अगला सवाल कर लीजिए। फिर मैं कहता हूं स्पष्ट रूप से कि वो चाहे घटना में जो लोग शामिल हो, चाहे भाजपा से जुड़े हो या सपा से जुड़े हो या कांग्रेस से जुड़े हो, बात इस पे कोई मतलब नहीं। जो दंगाई है, जिन्होंने दंगा किया, गहनता से जांच होने के बाद में उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना को स्वयं संज्ञान में लिया है। जिन अधिकारियों की लापरवाही पाई गई वो भी सस्पेंड हुए हैं और जो भी इसमें दंगाई है, आपके विधायक उपद्रवी कह रहे हैं आपके नगर अध्यक्ष को, धर्म से कोई मतलब नहीं, उपद्रवी कह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। उपद्रवी कह रहे हैं आपके नगर अध्यक्ष को आपके विधायक। कोई बात नहीं, जब तक की जांच हो, कोई बात नहीं आ जाए, एफआईआर से कोई मतलब नहीं होता। आपको अफसोस है? सिर्फ एफआईआर से कोई मतलब हिंसा पर अफसोस है? जब तक की जांच होकर के चीजें स्पष्ट हो जाए और वहां सीसी फुटेज जो है उसकी भी आप स्वयं बात कर रहे हैं, सीसी फुटेज दिखाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जिन लोगों ने आरोप लगा रहा है चुनाव है इसलिए ये हिंसा हुई, मोबाइल कैमरे से जिन लोगों ने वीडियो बनाया, आरोप लगा रहा है चुनाव है इसलिए ये हिंसा हुई, जो वीडियो बनाए लोगों ने अपने मोबाइल से वो भी कलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने जवाब नहीं दे रहे, आज वो भी पकड़े गए और जिस बच्ची की हत्या उसका जवाब नहीं दे रहे बहराइच हिंसा पर। जिस राम गोपाल को मारा गया उसकी आप वर्णन क्यों नहीं कर रहे? उसको किसने मारा? किसने उसको गोलियां मारी? किसने उसके नाखून नोचे?
कौन लोग थे वो, क्यों उसको घसीट के और दंगा के वो सभ्यों के जुलूस नहीं क्यों होता है, इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? एक ऋषि में पूरी चर्चा आप रख लीजिए। उस राम गोपाल बच्चे चुनाव पर असर पड़ेगा, चुनाव पर असर पड़ेगा इसका। अगर वो गलत भी था, गलत था, उसको पकड़ के पुलिस को सुपुर्द करते, उसको गोली मार दी गई, क्या सही है क्या? ठीक, इसको आप सही ठहराना चाहते हैं क्या? यानी आपके विधायक जो कह रहे हैं उस पर आप जवाब नहीं देंगे, बाकी आप पूरी की पूरी कथा सुनाएंगे आपके विधायक। खैर, डॉक्टर नीलम को सर्टिफिकेट देना चाहेंगे आप? एक मिनट, एक सेकेंड, आप सबका ऑडियो नीचे। डॉक्टर नीलम का सर्टिफिकेट बोलिए। डॉक्टर तिलक जी धन्यवाद, आप हमको बोलने का मौका दिए, मुझे तो लग रहा था मौका नहीं मिलेगा। देखिए, जहां तक भाजपा के प्रवक्ता गैराइज का जो मामला आप बता रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, जहां कहीं भी चुनाव होता है इसी तरह का मामला आता है, हिंसा किया जाता है, हिंदू मुस्लिम का भावना को भड़काया जाता है, और इसके पीछे भाजपा। थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ये मसला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वक्त इजाजत नहीं दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।